Mahabharata is a timeless, ageless reservoir of knowledge and wisdom. You talk of any management concept which is being used in the corporate world, starting from planning, organizing, strategizing, motivating, delegating, reverse mentoring, potential appraisal, career planning, succession planning, balance scorecard. You talk of any concept, it is hidden inside. सारे मैनेजर्स को सीखने के लिए, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें सीखना है कि भीष्म ने युद्ध स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कैसे प्लानिंग किया। अगर 1 साल का प्रोजेक्ट हमको मिला है, हम 1-2 महीने के अंदर प्लानिंग खत्म कर देते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन करने से क्या होता है, 1 साल का प्रोजेक्ट होता नहीं 1 साल में, फिर कॉस्ट एस्केलेशन होता है, फिर हमारा रेपुटेशन खराब होता है। कृष्ण ने काफी समझाया था अर्जुन को, अर्जुन देखो ये जो छोटा सा राजा है ना, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम उसके साथ लड़ो मत। उसने बोला नहीं मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, नहीं, अगर मेरे को कोई लंकार रहे तो मैं तो उसको मारूंगा। लेकिन उन्होंने बड़ा एक मिस्टेक किया, जो आम्रपली प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। आम्रपली प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है कि जो बिल्डर था करीब 45,000 फ्लैट्स के लिए लोगों से पैसा लिया और उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया और उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया। सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं कि शायद फ्यूचर में भी कभी ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, शायद पहले एनबीसी का नाम लेंगे और हमको ये प्रोजेक्ट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। हम सभी ने महाभारत कैसे ना कैसे या तो पढ़ी है या सुनी है। तो इमेजिन करिए अगर कृष्ण जी एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मैनेज करते तो कैसा होता। वो प्रोजेक्ट ना तो कभी अपनी डेडलाइन मिस करता, वो प्रोजेक्ट ना कभी अपना बजट क्रॉस करता, और ना ही उसमें रामायण जितनी लंबा पेपर वर्क होता। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो है लीडरशिप, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का एक पूरा ग्रंथ है। और आज हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे बीच बैठे हैं मिस्टर देबाशीष सतपथी जी, जो कि एक एक्सपर्ट हैं महाभारत की स्ट्रैटेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिकोड करने में। तो आज हम देबाशीष सर के साथ, जो कि एनबीसीसी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वन ऑफ द टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म्स हैं, उसके चीफ जनरल मैनेजर एचआर हैं। उन्होंने 5,000 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स को मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में ट्रेन किया है, और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है कॉल्ड मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत, जिसके कई सारे एपिसोड्स वायरल भी हुए हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू देबाशीष सर। तो दोस्तों, आज हम देबाशीष सर के साथ जानेंगे कि कैसे हम कृष्णा की मैनेजमेंट स्किल्स, युधिष्ठिर की लीडरशिप स्किल्स और भीष्म की एग्जीक्यूशन स्किल्स से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ कैसे बेटर बना सकते हैं। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच ऋषभ फॉर इन्वाइटिंग मी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को इसी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए इनविटेशन दिए हैं। आपकी बात सही है कि महाभारत इज ए टाइमलेस, एजलेस रिजर्वर ऑफ नॉलेज एंड विजडम। यू टॉक ऑफ एनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट which is being used in the corporate world, starting from planning, organizing, strategizing, motivating, delegating, reverse mentoring, potential appraisal, career planning, succession planning, balance scorecard. You talk of any concept, it is hidden inside. Yes. Right? And अगर कोई एपिक दुनिया में है जिसको सबसे ज़्यादा रेफरेंस में लेते हैं मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज महाभारत। और महाभारत साइज इतनी बड़ी है कि बाकी जितनी आपकी एपिक है इंटर वर्ल्ड में, चाहे रामायण हो, चाहे अभिज्ञान शकुंतलम हो, चाहे ओडिसी और द अदर एपिक्स विच आर देयर इन द वर्ल्ड, ये सब मिलके भी आधा भी नहीं है महाभारत का। तो महाभारत में आपको कोई भी ऐसा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है जो वहाँ पे छुपा नहीं है। और इसीलिए हमारा भारत नहीं है, भारत के बाहर भी जहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वहाँ पे भी उन्होंने महाभारत को रेफर करते हैं स्ट्रैटेजी सीखने के लिए, डिसीजन मेकिंग सीखने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ये सब सीखते हैं। सो इसीलिए हम सब इंडियंस काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर एपिक महाभारत। इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें भी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सब में महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे एपिक है, उससे बच्चों को क्या हम सिखा सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑल्सो। राइट।
सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक अप्रोच जो कि आपने मतलब फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट को कनेक्ट कराने के लिए ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बिकॉज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल जनरली एक टेक्निकल माइंडसेट से आता है, टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, मैनेजमेंट उनके लिए एक नई चीज़ होती है. सो जब मैंने पहली बार सुना, आपका चैनल देखा, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से आपने बहुत ही सिंपल वेज में महाभारत, जो कि एक इंडियन के एक हिंदू के तो एटलीस्ट एक खून के अंदर होता ही होता है, तो कैसे वो इजीली कनेक्ट हो जाता है. तो दैट्स अ वेरी यूनिक अप्रोच. एंड हाउ डिड यू लाइक थिंक कि मेरे को इसके बारे में पॉडकास्ट करना चाहिए, या इसके मतलब आपको वो आइडिया कहाँ से आया कि इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, या वो पैशन कैसे आया आपको? राइट, मैं करीब 30 साल पहले MBA किया, और अभी जब डिफरेंट प्रीमियर बी स्कूल जैसे IIT IIM में जब पढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ, तब बच्चों को मैंने पूछा आपका करिकुलम में आप क्या पढ़ रहे हो. मैंने देखा 30 साल पहले हम जो रेफर कर रहे थे वेस्टर्न केस स्टडीज, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल मास्लोज नीड थ्योरी, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, ERG थ्योरी एंड केस स्टडीज मोस्टली जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से सब आ रहा है. मैंने सोचा 30 साल के अंदर करिकुलम में क्यों बदलाव नहीं आया है. हमारा हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ा एपिक है जिसके अंदर ये सारे केस स्टडीज पढ़ा है, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है. इसके अलावा तो इंडिया के अंदर कितनी अच्छे कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, नो. सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जरा महाभारत के अंदर जो हमारा लेसन्स छुपा हुआ है उसको जरा खोज निकालूं. एंड इन द प्रोसेस क्या है, पिछले 2.5-3 साल में मैंने करीब 150 मैनेजमेंट लेसन्स जो छुपा हुआ था महाभारत के अंदर, उसको मैंने निकाला हूँ और इसका वीडियो बनाया हूँ. और अभी जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए IIT IIMs में, उसको मैं बच्चों को जब दिखाता हूँ, वो फिर एक चीज़ सब इकट्ठा, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स सब कहते हैं सर हमने महाभारत तो कई बार देखे हैं, लेकिन हमको पता नहीं था कि इतनी अच्छा मैनेजमेंट लेसन उसके अंदर छुपा हुआ है. So, ये था उसका पीछे कारण. वेरी नाइस. तो आज हम उन्हीं जो आपकी नॉलेज है उसी को हम डिग डीप करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आए जो एक्चुअली में उनकी लाइफ में एक डिफरेंस मेक करें और इंडिया की ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में डिफरेंस मेक करें. सो आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में करेंगे. जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए मैनेजमेंट लेसन्स हमारे क्या अप्लाई होते हैं महाभारत से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर सेकंड पार्ट हमारा जो इस एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट रहेगा, दैट विल बी फॉर द सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, सम वेरी पावर पैक्ड लेसन्स जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के काम आएंगे. एंड जो थर्ड हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है सिविल इंजीनियर्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं सिविल इंजीनियर्स, उनके लिए एकदम कुछ ब्रह्मास्त्र जैसे आइडियाज निकल के आएंगे आज. सो सर, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में टॉप 3 अगर मैं बात करूं, वो क्या मैनेजमेंट लेसन्स होंगे जो महाभारत से किसी को भी सीखने चाहिए? राइट. देखिए, पहला लेसन जो हमको सीखना है भीष्म पितामह से. भीष्म पितामह से हमको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक एसेंशियल कॉम्पिटेंसी है सारे मैनेजर्स को सीखने के लिए. इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें सीखना है कि भीष्म ने युद्ध स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कैसे प्लानिंग किया. राइट. उन्होंने जब युद्ध होने वाला था तब उन्होंने पांडव का जो आर्मी चीफ था धृष्टद्युम्न, उनको बुलाया, प्लस उनके पास जितने रथी थे, पंचु पांडव थे, फिर उनका पास जो भी थे सबको उन्होंने बुलाया. कौरव साइड से वो खुद आर्मी का चीफ थे, तो उन्होंने दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सबको उन्होंने बुला के उन्होंने कंप्लीटली प्लानिंग किया कि युद्ध कैसे होगा. इसको बोलते हैं कोड ऑफ द वॉर. So they defined the war will start when sunrise will be there and war will come to an end when there will be sunset. Sunset के बाद कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा. शाम को सनसेट होने के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसी दिन का, तब आपस में एज ए फ्रेंड या रिलेटिव जैसे मिल सकते हैं, शाम को बात कर सकते हैं आपस में. दूसरा उन्होंने डिफाइन किया एक रथी और एक रथी के साथ लड़ेगा. ऐसा नहीं कि रथी एक ऑर्डिनरी सोल्जर के साथ लड़ेगा, ये उन्होंने डिफाइन किया. थर्ड उन्होंने डिफाइन किया कि अगर कोई वॉरियर है जिसका पास अस्त्र नहीं है, आर्म्स नहीं है, जब तक उसका हाथ में आर्म्स नहीं आएगा उसको कोई अटैक नहीं करेगा. ये भी उन्होंने डिफाइन किया. इसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि जब युद्ध चलेगा और उसके अंदर काफ़ी सोल्जर्स इंजर्ड हो जाएंगे, उनको हेल्प करने के लिए जो लोग आएंगे,
जो मेडिकल स्टाफ जो आएंगे उनको कोई अटैक नहीं करेगा, राइट। और उन्होंने डिफाइन किया कि अगर युद्ध में कोई सरेंडर कर रहा है, अपना हाथ अपर आगे खड़ा कर रहा है कि मेरे को तो मैं आपके पास सरेंडर कर रहा हूं, तो उसको भी कोई अटैक नहीं करेगा। ऐसे उन्होंने पूरा वॉर कंप्लीटली बिगिनिंग से एंड तक कैसे होगा पूरा डिफाइन किया उन्होंने। तो ये इसमें हमको क्या सीख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को, कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को, आपको एग्जीक्यूशन जितनी आप टाइम लगाएंगे उससे ज्यादा प्लानिंग करिए, राइट, ताकि आपका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाला है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट हमको मिला है, हम 1-2 महीने के अंदर प्लानिंग खत्म कर देते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन करने से क्या होता है, 1 साल का प्रोजेक्ट होता नहीं 1 साल में, फिर कॉस्ट एस्केलेशन होता है, फिर हमारा रेपुटेशन खराब होता है। जो मैंने सुना हुआ और किसी से कि जापानीज जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जापानीज जो इंजीनियर्स होते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट 1 साल के लिए उनको दिया गया है खत्म करने के लिए, कम से कम 4-5 महीना लगाते थे प्लानिंग में कि ये अगर फेलियर होगा तो नेक्स्ट हमारा क्या है स्टैंड बाय, ये अगर फेलियर हो जाएगा क्या स्टैंड बाय हमारा है। तो भीष्म से हमको ये चीज सीखना है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीटली करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सेकंड हमको सीखना है एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड करके इन मैनेजमेंट। जब युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए दुर्योधन ने एडवाइस किया टू द्रोणाचार्य, लेकिन द्रोणाचार्य ने बोला कि जब तक अर्जुन है ना, अर्जुन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं तब तक उसको मैं बंदी नहीं बना सकता, राइट। तो क्या हुआ कि उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाया कि अगले दिन एक सुशर्मा करके, एक त्रिगत ब्रदर्स करके एक राजा है, उन्होंने बोला तुम आ जाना, आके ना तुम इसको तो तुम क्या करो कि तुम अर्जुन को बहुत ज्यादा गाली दो। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा गाली दो, और गाली देने से क्या होगा, वो भड़क जाएगा। जब भड़क जाएगा वो फिर तुमको मारने के लिए तुम्हारा पीछे करेगा। जब पीछा करेगा तुम लड़ो मत उसके साथ, तुम युद्ध क्षेत्र से भाग जाना, ताकि तुम्हारा पीछे वो भागेगा। भाग के जब अर्जुन और कृष्ण बाहर चले जाएंगे, काफी दूर चले जाएंगे, उस टाइम वो बंदी बनाएंगे, उस टाइम द्रोणाचार्य उसको बंदी बना देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। जब वो ऐसा किया तब जो अर्जुन तो चला गया, बाकी जो भाई है उन्होंने घेर लिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को जब घेर लिया, तब उससे पहले क्या हुआ था, उसका पहला दिन रात को कृष्ण ने काफी समझाया था अर्जुन को, अर्जुन देखो ये जो छोटा सा राजा है ना, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड का नहीं है, तुम उसके साथ लड़ो मत। उसने बोला नहीं मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे लड़ूंगा, नहीं, अगर मेरे को कोई लंकार रहे तो मैं तो उसको मारूंगा। लेकिन उन्होंने बड़ा एक मिस्टेक किया। उस टाइम क्या करना चाहिए था, उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया। इस चीज को कोई नकुल या सहदेव को बोलना चाहिए, यार मेरे को आगे गाली दे रहा है, मेरा गांडीव को भी गाली दे रहा है, तुम जरा उसको जरा देख लो क्या कर रहा है वो। तो लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उनका कृष्ण जी का बात नहीं सुना। जब नहीं सुना, उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, और एक छोटा सा राजा को मारने के लिए उन्होंने जब भागा उसका पीछे, इन द प्रोसेस क्या हुआ, उसका बेटा जो है अभिमन्यु बेचारा चक्रव्यूह हुआ, चक्रव्यूह के अंदर गया और मारा गया वो। मेरा कहना है कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एग्जीक्यूशन कोई कर रहे हैं, आपको छोटे छोटे काम में दिमाग नहीं लगाना है। आपके पास काफी जूनियर लोग हैं, उनको ये सब डेलीगेट कर देना चाहिए। सो यू शुड ऑल लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपका दिमाग में आया नहीं, यू विल बी कंप्लीटली बिजी इन योर डे टू डे अफेयर्स, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लीडर जो है उसमें, और एक चीज, तीसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक जो लीडर है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, जो एग्जीक्यूशन बड़े बड़े कर रहे हैं, उनको 4 चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये चारों चीज से कोई एक भी चीज नेग्लेक्ट कर देंगे, अब सोचो कि उनको प्रॉब्लम आने वाला है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड कंसेप्ट कहता है कि आज ए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, जो भी है, चारों चीज के ऊपर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फाइनेंस, कि आपको पैसा कहां से आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो पैसा मेरा फ्लोर तो ठीक है ना, मैं इतनी काम करूंगा इतनी पैसा आने वाला है, इतनी काम करूंगा इतनी पैसा आने वाला है। सेकंड हो गया आपकी कस्टमर्स, थर्ड हो गया प्रोसेसेस, फोर्थ हो गया पीपल, राइट। तो ये चारों चीज जो है, फर्स्ट
आपकी फाइनेंस की फ्लो ऑफ मनी, रेगुलर फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मोबिलाइजेशन कॉस्ट आपको काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्कर सब भाग जाएंगे, अब जो सप्लाई भी बंद हो जाएगा, फिर अगेन दोबारा स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। सेकंड है आपकी कस्टमर, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो फिर क्या हो गया, रिपीट ऑर्डर आपको मिलने वाला है। एक आपने अच्छा करके दे दिया, कंस्ट्रक्शन अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, और एक आपको प्रोजेक्ट आने वाला है जो हमारा एनबीसीसी के लिए हो रहा है। बिकॉज ऑफ आवर सीएमडी जो है मिस्टर स्वामी, ही इज अ वेरी डायनेमिक पर्सन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है, बिकॉज ही इज एंश्योरिंग दैट द प्रोजेक्ट व्हिच यू आर हैंडलिंग एंड delivering are beautiful. It has to be state of the art and engineering marvel. So इसकी वजह से हमको बार बार और ऑर्डर मिल रहा है एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज है प्रोसेसेस। आपने प्रोसेसेस को कितने सिंप्लीफाई कर रहे हो, एसएपी लगा रहे हो क्या ऑर्गेनाइजेशन में जी, राइट? आपने एसएपी हो या कोई भी आपकी ईआरपी सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो क्या, ताकि आपकी प्रोसेसेस इतने स्मूथ होगा कि आपको डिफिकल्ट नहीं होगा टू डू द पेमेंट्स, टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। ये तीसरा चीज। चौथा है आपकी पीपल, उनको आपको यू हैव टू डू अपस्केलिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो दैट दे आर कंटेम्पररी, they have a good knowledge about whatever is happening in the world. क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो रहा है, क्या सीपेज एंड लीकेज के ऊपर क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी आया है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। सो ये तीनों चीज़ मैंने देखा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड पीपल दोज आर हैंडलिंग ह्यूज प्रोजेक्ट्स। गॉट इट, वेरी नाइस। सो बेसिकली आपने 3 मेन लेसन जो इसमें बताया, पहला कि मैनेजमेंट को प्लानिंग के अंदर और स्ट्रेटेजाइजिंग में ज्यादा टाइम, मैक्सिमम जितना टाइम लगा सकते हैं उसमें करना है, एग्जीक्यूशन पे जल्दी नहीं भागना, राइट। पहला हो गया स्ट्रेटेजाइजिंग। सेकंड आपने बताया माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना, अगर सीनियर लेवल का मैनेजर है तो माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं, डेलीगेशन पे ज्यादा भरोसा करना है। और तीसरा आपने कहा बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसमें अपने चारों एस्पेक्ट्स जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए, दैट इज द बैलेंस स्कोर कार्ड। वेरी नाइस। सो अब इसको अगर मैं बोलूँ सर, जैसे ये आपने बताया एक थ्योरेटिकल एंगल से कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल कहूँ कि जहाँ पर किसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोजेक्ट हमारा जल्दी ख़त्म हुआ या टाइमली मतलब अच्छे से मैनेज हुआ, विद इन बजट हुआ, कोई ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल है आपके पास, आपके एक्सपीरियंस से इन एनबीसीसी? राइट, मैं मेरा सीएमडी सर का एक एग्जांपल मैं दूंगा, जो आम्रपल्ली प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। आम्रपल्ली प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है कि जो बिल्डर था करीब 45,000 फ्लैट्स के लिए लोगों से पैसा लिया और उसको एग्जीक्यूशन नहीं किया और उसको ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन में हमको काम मिला। काम मिलने के बाद उस टाइम हमारा एस्टिमेशन था करीब 8,500 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन हमको मिला करीब 1,000 करोड़। अब सोचो 8,500 करोड़ चाहिए और 1,000 है। तो हमारा सीएमडी जो करंट है वो उस टाइम आम्रपल्ली देख रहे थे। तो उन्होंने, मिस्टर स्वामी, उन्होंने क्या किया, एक नया कंपनी स्टार्ट किया। उसमें काफ़ी बैंक्स को जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया और बैंक से काफ़ी हमको मदद मिला। कंसोर्टियम था, दे लेंडेड लॉट्स ऑफ मनी फॉर दिस। एंड इसके अलावा उन्होंने और एक काम किया कि सुप्रीम कोर्ट को जाके रिक्वेस्ट किया कि हमको एफआईआर भी बढ़ा दीजिए, मीन्स और जो खाली लैंड है उसके ऊपर हम और फ्लैट्स बना सकते हैं, ताकि क्या होगा कि और नया फ्लैट्स बनने से हमको उसको बेचने से जो पैसा आएगा उसमें हम फिर नया अभी फ्लैट्स जो इनकम्प्लीट है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उनका जो प्लानिंग मैंने देखा उस टाइम, उस टाइप का, और जो क्लाइंट मैनेजमेंट है, जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड है जिसके साथ उनका रैपिड डेवलप करना और सुप्रीम कोर्ट को जाके बढ़िया सा उसको समझाना कि ये हमको सपोर्ट मिल जाएगा तो उसको हम कर देंगे। तो उन्होंने इतनी अच्छा से उसको एग्जीक्यूशन किया, पर्टिकुलरली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर मैंने बताया था आपको माइक्रो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कभी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता है, ही डेलीगेट्स द थिंग्स टू पीपल। एंड थर्ड थिंग व्हाट आई मेंशन्ड अबाउट दी बैलेंस स्कोर कार्ड, जो जिसमें हम 4 चीज बोले, एक है फाइनेंस, एक है प्रोसेसेस, थर्ड है कस्टमर्स, फोर्थ इज पीपल। एंड आई कुड सी ये चारों चीज उन्होंने उस टाइम बहुत बढ़िया सा फोकस कर रहे थे चारों को। And I was very closely working with him, and because of this particular thing, now out of 45,000 flats, I think more than 30,000 flats we have already handed over. And the customers इतनी हमको दुआ दे रहे हैं, इतने आशीर्वाद उससे मिल रहा है, हमको इतनी blessings उनसे मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट सोच रहे हैं कि शायद फ्यूचर में भी कभी ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, शायद पहले एनबीसीसी का नाम लेंगे और हमको ये प्रोजेक्ट देंगे।
Right. तो मतलब एकदम फंसे हुए प्रोजेक्ट को उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जस्ट बाय मतलब ये तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं, मैं कहूँगा ये रेजिलियंस का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर एकदम ही टफ सिचुएशन को टर्न अराउंड करना। राइट। एंड एक्चुअली में महाभारत के प्रिंसिपल्स ही डायरेक्टली अप्लाई होते हैं जो आपके सीएमडी ने किए। सो दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल। सो दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड के अब अगले पार्ट में मिलेंगे। अभी हमने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में सीखा और अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग एनालॉजीज जिससे हम कैसे महाभारत को अप्लाई करके एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी को सक्सेसफुली ग्रोइंग कंपनी बना सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और अगर आपको उसका अपडेट टाइमली चाहिए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए अभी की अभी इस चैनल को। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, बिल्ड स्मार्ट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग।